सब्सक्राइब कीजिए रमन क्लासेस यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे नए वीडियोस के अपडेट पाने के लिए। कैसे हैं आप लोग। रमन ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जेपीएससी 2021 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और आप लोग जेपीएससी की तैयारी में लग चुके हैं। तो आज हम लोग जेपीएससी सिलेबस के अनुरूप पेपर 2 के अंतर्गत झारखंड जीके के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं और वह टॉपिक जो है झारखंड के भूमि संबंधी कानून और अधिनियम है। तो आप इसमें देखेंगे कि इसमें 3 सेक्शन है आपका। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम और अन्य राज्यपरक अधिनियम। तो आप इसमें देखेंगे कि इस टॉपिक से 12 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 2 नंबर का होगा। तो टोटल जो नंबर है क्वेश्चन वो होगा आपका 24 नंबर के इसमें क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। तो आज हम लोग इसी जो टॉपिक के अंतर्गत है तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को देखेंगे। तो जिसमें कि हम इस वीडियो में इसके डिटेल एनालिसिस को करेंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के 6ठे जेपीएससी में पूछे गए प्रश्न को। तो पहला प्रश्न पूछा गया था कि जिसने जंगल साफ किया और खेती के लिए तैयार किया उस परिवार को क्या कहते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे। तो पहला जो ऑप्शन है मेरा वो सही आंसर है भूमिहार। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन था कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा डैश के तहत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, यहाँ पे जाति होगा, और पिछड़ा वर्ग भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध प्रदान की गई है। तो इसका सही आंसर होगा 46। आगे हम लोग देख लेते हैं। धारा 46 के तहत बेदखली के समय डैश वर्ष है जिसके तहत इस अवधि के समाप्ति के बाद प्रतिकूल कब्जे में रही भूमि का हस्तांतरण परिपूर्ण होगा। तो ये होगा 12 वर्ष इसका सही आंसर। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71 जो अनुसूचित जनजातियों के गैर कानूनी रूप से अंतरण किए गए जमीन में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का अधिकार बहाल करने की शक्ति प्रदान करता है। इसे डैश कानून द्वारा डाला गया है। तो इसका सही आंसर होगा बी, बिहार अनुसूची क्षेत्र नियम 1969। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत एक कन्या खुटकत्तीदार को, तो इसमें आपको बताना है क्या है। तो इसका सही हो जाएगा पैतृक संपत्ति पे उत्तराधिकार का अधिकार अपरिचित है, मतलब कि उसको पैतृक संपत्ति पे कोई अधिकार नहीं मिलेगा। तो इस तरह के आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे 6ठा जेपीएससी में। तो आने वाले जेपीएससी में भी इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज जो हमारा टॉपिक होगा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के बारे में है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पढ़ने से पहले हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट चीज पे डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि झारखंड के जमीन के प्रकार। तो यहाँ पे जमीन के बहुत प्रकार होते हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट हैं वो 4 प्रकार के हैं। तो वो कौन कौन 4 प्रकार के हैं, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, पहला जो है वो खुटकट्टी। तो खुटकट्टी, दूसरा आपका है भुइहरी, तीसरा राजहंस और चौथा आपका कोड़कर। तो खुटकट्टी किसको कहते हैं, ये मुंडाओं की जमीन है। भुइहरी किसकी जमीन है, ये उराओं की जमीन है। और राजहंस जो है वो राजाओं की जमीन है। और कोड़कर जो है वो सदानों की जमीन है। तो ये चीज आप लोग को याद रखना चाहिए कि खुटकट्टी मुंडाओं की जमीन,
भूयारी पुराओं की जमीन, राजहंस राजाओं की जमीन, और कोड़कर जो है वो सदानों की जमीन। ये हो गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908। तो इस अधिनियम को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। जैसे कि झारखंड क्षेत्र में अंग्रेजों का आगमन 1769 ईस्वी में हुआ। 1765 ईस्वी से ही बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी ब्रिटिश कंपनी को सौंपी गई थी। वर्ष 1765 से 1789 ईस्वी तक कंपनी राजस्व व्यवस्था को अपने ढंग से स्थापित करने का प्रयास किया और 1799 ईस्वी तक राजस्व का भुगतान चतरा के कलेक्टर द्वारा किया जाता था। फिर उसके बाद जिलों में नियुक्ति की गई, जिसका कि मुख्यालय मुर्शिदाबाद रखा गया और इसकी निगरानी के लिए एक अमील की नियुक्ति की गई और उसके पश्चात हर एक जिले में एक कलेक्टर की नियुक्ति की गई। तो ये सब पॉइंट है आपका। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको मैंने डीप कर दिया है, आप लोग इसको देख सकते हैं। ये सब इसका भूमिका है। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे तो सारा चीज़ क्लियर होते जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अंग्रेजों ने यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था को अपने हाथों में लेने के लिए अनेक कानून बनाने लगे, क्योंकि यहाँ की जितने भी जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था यहाँ के राजाओं और जमींदारों के अधीन थी। तो वो लोग अपने हाथों में लेने के लिए कुछ कानून भी बनाए। तो कुछ इम्पोर्टेंट है, चलिए हम लोग उसको देख लेते हैं। इसके तहत थाना व्यवस्था 9 जून 1809 को लागू किया गया। शेर घाटी में जिले की स्थापना की गई और चतरा में कलेक्ट्रेट की स्थापना की गई। दीवानी, फौजदारी और राजस्व न्यायालय की स्थापना कर न्याय दिलाने की प्रक्रिया आरंभ की गई। तो यहीं से एक टर्निंग पॉइंट है, आप लोग इसको देखिएगा। तो उसी के अंतर्गत जमींदारों, जागीरदारों एवं रैयतों की भूमि की नीलामी आरंभ कर दी। देखिए वो लोग यहाँ पे न्यायालय की स्थापना किए, उसके बाद फिर वो लोग थाना व्यवस्था किए। तो इसी के अंतर्गत वो लोग क्या करने लगे कि जो नहीं दे सकता था कर, उसकी भूमि को वो लोग नीलाम करने शुरू कर दिए, जिससे कि क्या होने लगा कि नीलामी में नए जमींदार और जागीरदार बाहर से यहाँ पे आ गए और जिससे कि क्या हुआ कि यहाँ के जो स्थानीय जमींदार थे, यहाँ के जो रैयत थे, तो उसका जो है प्रशासन के विरुद्ध असंतोष बढ़ गया और ये बढ़ता ही गया, लोगों में ये चीज़ बढ़ता ही गया। और जिसके फलस्वरूप आप लोग को पता ही होगा कि 1831-32 में कोल विद्रोह व्यापक रूप से इस क्षेत्र में हुआ। तो अब अंग्रेजों को लगने लगा कि ये एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उन लोगों के सामने आ गया, तो इसको कैसे दूर किया जाए। अब इसको दूर करने का वो लोग उपाय सोचने लगा। तो अब वो कैसे दूर करते हैं, तो चलिए हम लोग उन चीज़ों को भी देख लेते हैं। तो अंततः इन समस्याओं को दूर करना अंग्रेजी हुकूमत के लिए जरूरी हो गया। तो प्रशासन ने सबसे पहले भूमिहरी भूमि एवं स्थानीय जमींदारों की मंझियन भूमि को चिन्हित करने के लिए 1862 ईस्वी में बाबू रखालदास हल्दर की देखरेख में भूमिहरी सर्वे आरंभ किया, जो कि 1869 तक चला। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है कि भूमिहरी भूमि और स्थानीय जमींदारों की मंझियन भूमि को चिन्हित करने के लिए 1862 ईस्वी में बाबू रखालदास हल्दर की देखरेख में भूमिहरी सर्वे आरंभ किया। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो इस आगे हम लोग देख लेते हैं। प्रशासनिक सुधार की प्रक्रिया के अंतर्गत 1879 में
छोटा नागपुर लैंड एंड टेनेंट पैसिड्यून एक्ट लाया गया। उसके बाद 1897 में बंगाल टेनेंसी एक्ट पास किया गया। इसी प्रकार छोटा नागपुर का पहला सर्वे 1902 में आरंभ हुआ और 1903 तक काफ़ी जानकारी इसके बारे में इकट्ठी कर ली गई। तो इसमें याद रखिएगा आप लोग, क्वेश्चंस भी आपका बन सकता है कि पहला जो सर्वे है छोटा नागपुर का कब आरंभ हुआ। तो पहला सर्वे जो है वो 1902 में आरंभ हुआ। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का जो प्रारूप है वह 1903 में ही तैयार हो गया और इस कानून को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने 29 अक्टूबर 1908 को इसकी स्वीकृति मिली और कलकत्ता गजट में 11 नवंबर 1908 के प्रकाशन द्वारा उसी तिथि को जारी कर दिया। चलिए और भी कुछ हम लोग इसमें देख लेते हैं। तो इस अधिनियम को भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की धारा 5 में अधिनियमित किया गया। ये भी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस अधिनियम का ब्लूप्रिंट जॉन हाफमैन ने तैयार किया था और इसका जो विस्तार क्षेत्र है वो उत्तरी तथा दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू तथा कोल्हान परमंडल तक है। तो ये सब चीज आप याद रखिएगा कि इसके जो ब्लूप्रिंट जॉन हाफमैन ने तैयार किया और इसका जो विस्तार है उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू तथा कोल्हान परमंडल तक है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। चलिए तो CNT एक्ट मीन्स आपका छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट या फिर इसको आप छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कह सकते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो इसमें आपके 19 अध्याय और 271 धाराएं हैं। तो हम लोग एक एक करके इसको देखेंगे, थोड़ा पैसेंस से इसको देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे 5 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। ये हम लोग सबसे पहले अध्याय 1 शुरू करते हैं। अध्याय 1 के अंतर्गत 1 से लेकर के 3 तक के धारा को सम्मिलित किया गया है। तो एक एक धारा को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो धारा 1 क्या कहता है? धारा 1 जो है वह संक्षिप्त नाम तथा प्रसार के बारे में है। तो इसका जो है संक्षिप्त नाम छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 है और इसका प्रसार मतलब कि वो कितने दूर तक ये फैला रहेगा, कितने दूर तक ये इसको सम्मिलित किया जाएगा। तो ये जो है उत्तरी छोटा नागपुर से दक्षिणी छोटा नागपुर परमंडल में इसका प्रसार होगा और इसके साथ ही जिसमें वे क्षेत्र या उन क्षेत्रों के भाग भी शामिल होंगे जिसमें बिहार उड़ीसा नगर पालिका अधिनियम 1992 के अधीन कोई नगर पालिका या अधिसूचित क्षेत्र समिति गठित हो अथवा जो किसी छावनी के भीतर पड़ते हों। तो इसमें यही याद रखिएगा कि धारा 1 जो है वो संक्षिप्त नाम तथा प्रसार से संबंधित है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे है धारा 2। धारा 2 क्या है? वो निरसन या रद्द। निरसन का मतलब यहाँ पे रद्द होता है। तो ये याद रखिएगा कि धारा 2 जो है वो निरसन से संबंधित है या रद्द से संबंधित है। तो इसमें क्या क्या रद्द है? तो चलिए हम लोग इसमें देख लेते हैं। अनुसूची क में निर्दिष्ट अधिनियम और अधिसूचना को छोटा नागपुर में निरसित किया जाता है। तो मतलब इसमें कि छोटा नागपुर में इसको निरसित किया जाएगा जो भी अधिसूचना क के अंतर्गत आते हैं और अनुसूची ख के अंतर्गत जो आते हैं वो धनबाद जिले तथा सिंहभूम के पटमदा, ईचागढ़ और चांडिल में निरसित किया जाता है। तो धारा 2 जो है वो निरसन से संबंधित है, रद्द से संबंधित है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। धारा 3 कहलाता है परिभाषाएं। तो ये परिभाषाएं से संबंधित है। तो इसमें परिभाषा जो है इसमें बहुत सारा चीज़ों का इसमें परिभाषा दिया गया है, इसका अर्थ दिया गया है। तो चलिए हम लोग एक एक परिभाषा को देख लेते हैं। तो इसमें जोत का मतलब क्या होता है कि रैयत द्वारा धारित एक या एक से अधिक भूखंड। उसके बाद है आपका
भूतुबंध बंधक। तो भूतुबंध बंधक किसको कहते हैं? ऐसे रैयत जो उधार या ऋण में लिए गए धन के लिए बंधक रखे और सभी प्रकार के शुद्ध लाभ से बंधक अवधि तक वंचित रहेंगे। तो ये हो गया आपका भूतुबंध बंधक। और उसके बाद आपका कोरकर। कोरकर क्या होता है? वह भूमि कोरकर कहलाता है जिससे धान की खेती के लिए कोड़कर चौरस किया गया हो और जंगल बंजर और अन्य ज्योति थी जो भूमि और जो भूस्वामी से भिन्न कृषक द्वारा बनाई गई हो। इतना आपका क्लियर हो गया? जोत, भूतुबंध बंधक और कोरकर। आगे हम लोग देख लेते हैं कि भूस्वामी। भूस्वामी किसको कहता है? भूस्वामी नाम से ही अर्थ हो रहा है, मतलब भू का मालिक अर्थात जमीन का मालिक। तो चलिए इसके अर्थ को हम लोग और अच्छे से देख लेते हैं। जिसके अधीन रैयत या काश्तकार भूमि धारण करता हो और लगान देता हो। तो इसमें जो सरकार जो है एक भूस्वामी का एक उदाहरण है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं यथावर शर्त। यथावर शर्त क्या होता है? लगान के अलावे और कोई शर्त यदि रखा जाता है तो उसको यथावत शर्त कहते हैं। उसके बाद है विहित। विहित क्या होता है? सरकार द्वारा नियम को लागू करना। यहाँ पे द्वारा छूट गया है, सरकार द्वारा नियम को लागू करना। भूधृति। भूधृति का मतलब है भूधारक का हित लेकिन मुंडारी खुट्टीदार काश्तकारी नहीं। मतलब कि इसमें भूधृति के अंतर्गत मुंडारी खुट्टीदार जो है वो नहीं आएंगे, बाकीवान आएंगे। चलिए अब काश्तकार का मतलब क्या होता है? वह रैयत जो किसी व्यक्ति के अधीन भूमि करता है और लगान का भुगतान उसी को करता है, उसको हम लोग काश्तकार कहते हैं। तो ये थे हमारे अध्याय 1। तो हम लोग अब अध्याय 2 देखेंगे। चलिए अब हम लोग अध्याय 2 के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 2 जो है वो काश्तकारों के वर्ग के बारे में बताता है कि कितने वर्ग हैं काश्तकार के, और धारा 4 से लेकर के धारा 8 तक इसके अंतर्गत आता है। तो हम लोग एक एक धारा को जानेंगे। जैसे कि धारा 4। धारा 4 जो है इसके वर्ग इस अधिनियम के अंतर्गत आते हैं जिसमें कि 4 वर्गों में विभक्त किया गया है। धारा 4 ये कहता है। धारा 5 कहता है भूधारक अथवा उपभूधारक वैसा व्यक्ति जो अपनी जमीन किसी दूसरे के जमीन खेती कार्य के लिए धारण किए हुए हैं एवं लगान चुकाता हो तो वो भूधारक है, और वंशज होंगे वो उपधारक के रूप में जाने जाएंगे। अब धारा 6 क्या कहता है? धारा 6 रैयत के संबंध में है। तो इसका बारे में आप लोग जानिए कि वैसा व्यक्ति जिसको खेती करने के लिए भूमि धारण करने का अधिकार प्राप्त हो, इसमें मुंडारी खुट्टीदार नहीं आते हैं। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग धारा 8 क्या कहती है? मुंडारी खुट्टीदार। तो मुंडारी खुट्टीदार के संबंध में धारा 8 है। तो वह मुंडारी जो जंगल भूमि के भागों को जोत में लाने के लिए भूमि का धारण करने का अधिकार अर्जित किया है। ठीक है, ये आगे के जो अध्याय हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और उसके इम्पोर्टेंट धाराओं को भी हम लोग देख लेंगे। और उसके बाद जो है इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के भी वीडियो आएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।